धर्मांतरण जैसे गैरकानूनी और साथ ही कई तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल पाए गए वडोदरा शहर के सलाउद्दीन शेख और मौलाना उमर गौतम की कस्टडी उत्तर प्रदेश एटीएस ने वडोदरा पुलिस को सौंप दी है। देश के अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण को तेजी, सीएए, एनआरसी का विरोध, असामाजिक लोगों को जेल से छुड़वाना और मस्जिद बनाने के लिए करोड़ों रुपए के विदेशी फंड को वडोदरा से डाइवर्ट करने के इंटर स्टेट हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें शामिल आरोपी सलाउद्दीन शेख और मौलाना उमर गौतम को आज वडोदरा लाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों आरोपियों का कब्जा वडोदरा एसआईटी को सौंप दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कराने का रैकेट उजागर हुआ था। इस मामले यूपी एटीएस ने 3 महीने पहले मौलाना उमर गौतम समेत के कुछ लोगों को पकड़ा था, जिसका वडोदरा कनेक्शन भी सामने आया। यूपी के अलावा अलग अलग राज्यों में अवैध गतिविधियों को बल देने के लिए वडोदरा में आफमी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने वाले सलाउद्दीन शेख द्वारा करोड़ों रुपए का फंडिंग किया जाता था, जिसके बाद एटीएस ने सलाउद्दीन को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले अब उत्तर प्रदेश के बाद वडोदरा पुलिस जांच करेगी। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। वडोदरा पुलिस द्वारा एसओजी कार्यालय में दोनों आरोपियों को 24 घंटों तक कस्टडी में रखा जाएगा और मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश कर उनके रिमांड मांगे जाएंगे। वडोदरा एसओजी के अधिकारियों द्वारा आफमी ट्रस्ट और सीमी के बीच धर्मांतरण मामले, वित्तीय लेन देन की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने साइलेंट मोड पर शहर में रह रहे सीमी के कार्यकर्ताओं के बारे में भी तफ्तीश शुरू कर दी है और सलाउद्दीन शेख और उमर गौतम के रिमांड के बाद सीमी के कार्यकरों के साथ लेन देन के बारे में भी पूछताछ की जाएगी, जिसके चलते सीमी कनेक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर आने की संभावना है। कोरोना महामारी से जैसे तैसे ऊपर रहे भारत देश के नागरिक अब महंगाई की मार झेल रहे हैं। महंगाई की मार से परेशान लोगों का रोजाना का जीवन भी दुर्भर हो गया है। देश भर में बढ़ती जा रही महंगाई लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, घरेलू गैस तो महंगे है ही, सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अनाज और दालें भी महंगी हो गई है। ऐसे में आम जनता भला खाए क्या? नागरिक वाहन चलाने से पहले 2 बार सोचते हैं। वहीं महिलाएं भी सब्जियों की खरीदारी में सस्ती सब्जियां ढूंढती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने सभी का बजट बिगाड़ के रख दिया है। पहला करता भाव बहुत वधी गया है। त्यारे पहला बहुत भाव सारा था, त्यारे ग्राहक बहुत मोंघाड़ी थी गई और ग्राहक लेवा में मस्ती करे છે। ત્યારે ભાવ में ખૂબ કઠિનાઈ છે, અહીંયા મંદી આવી છે। દિવસે દિવસે મોંઘવારીના કારણે આ પેટ્રોલનો ભાવ દિવસે દિવસે વધતો જ જાય છે। દિવસના 30 રૂપિયા 35 પૈસા 40 પૈસા વધતો જ જાય છે। કારણોસર પહેલાં 57-58 રૂપિયા 60 રૂપિયા પેટ્રોલ હતું, અત્યારે હાલનો ભાવ છે 102 રૂપિયા ઉપરનો ભાવ વધી ગયો। હવે મોંઘવારીમાં પાલવતું નથી। આમાં એવું છે કે અત્યારે કોરોના કાળ મહામારીના કારણે અત્યારે હાલની ઘડીમાં કોઈ જ ઉપચાર છે નહીં, કમાવાની કોઈ સ્ત્રોત નથી। બીજી વાત એ છે કે દિવસે દિવસે આજે કરિયાણામાં જુઓ તો બી ભાવનો વધારો થતો હોય છે, એ મોંઘવારી પાલવતી નથી। હવે પેટ્રોલમાં છે તો 102 રૂપિયા થઈ ગયું છે। દિવસનો 50 થી 60 કિલોમીટર રનિંગ હોય છે, તો કઈ રીતે આવું કઈ રીતે જવું એ કંઈ પાલવતું નથી અત્યારે। गुजरात के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक कृषि को भी तवज्जो देने लगे हैं। अंकलेश्वर के विधायक ईश्वर सिंह पटेल पिछले कई वक्त से थाईलैंड के ऑर्किड फूलों की खेती कर रहे हैं। गुजरात राज्य के किसान कम खर्च में ज्यादा इनकम देने वाली खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। इसी क्रम में अंकलेश्वर और हांसोट के विधायक ईश्वर सिंह पटेल थाईलैंड के ऑर्किड फूलों की खेती कर रहे हैं। 90 लाख रुपए से बनाए गए ग्रीन हाउस में 1 एकड़ में ऑर्किड के फूल लगाकर ईश्वर सिंह हर वर्ष 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये खेती जमीन पर नहीं, प्लेटफॉर्म पर होती है, और वो भी नारियल के अंदर। खेती के लिए केंद्र की ओर से 50% और राज्य की ओर से 15%, यानी कुल मिलाकर 65% सब्सिडी भी दी जाती है। ઓર્કિડના જે ફ્લાવર છે એ મૂળ જાત થાઈલેન્ડની છે અને આજથી 5 વર્ષ પહેલાં 2016માં નવસારીના વાંસા તાલુકાના નવતાર ગામે એક ખેડૂતે આ ખેતી કરી હતી। એ ખેતી જોઈને મને પણ એમ થયું કે મારે પણ આ ખેતી કરવી જોઈએ અને એને લઈને 2017માં પહેલાં પ્રાયોગિક ધોરણે 1 એકરની ખેતી કરી હતી। છેલ્લા 4 વર્ષથી આ ફ્લાવર ચાલુ છે। દર મહિને 28 થી 30 હજાર જેટલા ફ્લાવર નીકળે છે
ભાવની વાત કરું ત્યારે એક ફૂલનો એટલે કે એક દાંડીનો ભાવ 15 થી 20 રૂપિયાના ગાળામાં રહે છે અને જ્યારે ડિમાન્ડ વધે ત્યારે 25-30 રૂપિયા ઉપર પહોંચે છે. એવરેજ જોવા જઈએ તો દર મહિને 5 લાખના ફૂલ 1 એકરમાંથી થાય છે. એવા મારા 4 એકર એટલે બીજા 3 એકર નવા પણ બનાવ્યા છે. ગુજરાતમાં જોઈએ તો માત્ર દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર જ આ ફ્લાવરની ખેતી છે. એ પૈકી ગુજરાતની અંદર લગભગ અત્યાર સુધીમાં 35 એકર હશે. એ પૈકીનું મારું 4 એકર છે. ભરૂચ જિલ્લામાં સૌપ્રથમ 2017માં મેં બનાવ્યું હતું. બીજા સજોડના એક ખેડૂત છે પ્રજાપતિ, એમણે બનાવ્યું છે. ખૂબ સારી ખેતી છે. જમીનની જરૂર પડતી નથી. ક્ષારવાળી જમીનની અંદર પણ જો કરીએ તો શક્ય બને, કારણ કે અમારે પ્લેટફોર્મ બનાવીને નાળિયેરના છિલકાની અંદર આના મૂળ રહે છે. અને રોગની વાત કરીએ તો રોગ નહિવત જેવો પ્રમાણમાં રોગ આવે છે, રોગ આવતો નથી. અને જે પ્રકારે માત્ર નિંદામણ કે એવું કશું કંઈ જરૂર રહેતી નથી. માત્ર એના ફૂલ કાપવા માટે અઠવાડિયા 10 દિવસે એકવાર એના ફૂલ કટિંગ કરીને એને પેકિંગ કરીને મુંબઈ અમે સુરત રેલવેથી મોકલી આપીએ છીએ. મુંબઈથી આ દેશના અન્ય જ્યાં જ્યાં જરૂરિયાત હોય ત્યાં આ ફૂલો એ લોકો ત્યાં વેપારીઓ પહોંચતા કરે છે. 4 એકર એટલે કે આ જે પ્રોજેક્ટ છે 1 એકરનો, એ જીતે વખતે 90 લાખ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ હતો. એ પૈકી 50% સબસિડી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની હોય છે અને 15% સબસિડી ગુજરાત સરકારની હોય છે. એટલે 65% સબસિડી. એટલે માત્ર મારે લોન જ્યારે આ બનાવ્યું ત્યારે 15 થી 20 લાખની આજુબાજુ લોન હતી. 5 લાખ રૂપિયા એના માર્જિન બંધીના કર્યા, એટલે 15 લાખની આજુબાજુ લોન હતી. લોન પણ ભરપાઈ થઈ જાય. દર વર્ષે 12 × 60 લાખ રૂપિયા આ 1 એકરમાંથી આ ફૂલની આવક થાય છે. वडोदरा के गोत्री दुष्कर्म केस के मुख्य आरोपी अशोक जैन के 8 दिन के रिमांड पूरे हो गए हैं, जिसके बाद आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया। वडोदरा शहर के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल दुष्कर्म केस में आरोपी अशोक जैन के 8 दिनों के रिमांड पूरे हो गए हैं। क्राइम ब्रांच ने आज उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आरोपी अशोक जैन से 8 दिनों के रिमांड के दौरान सघन पूछताछ की गई है। रिमांड के दौरान पुलिस ने अशोक जैन को पूना, लोनावाला और गोवा ले जाकर मामले का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। आरोपी अशोक जैन जब फरार थे तब उन्होंने पूना में पेइंग गेस्ट के रूप में आसरा लिया था। पुलिस ने उस मकान की जांच की है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट से लेकर कैसे वो पूना तक पहुंचे, इन सारी घटनाओं की जानकारी हासिल की है। भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस को लंबे अरसे से स्थायी अध्यक्ष का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार कुछ और टल गया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2022 तक होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव अब सितंबर 2022 में हो सकता है, यानी कि 1 साल तक फिर से कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। आज शनिवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी काफी नाराज दिखी और कांग्रेस पार्टी में स्थायी अध्यक्ष की मांग कर रहे G23 नेताओं को फटकार लगा दी। सोनिया ने इस दौरान कहा कि फिलहाल मैं ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हूं। इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी मीडिया के माध्यम से मुझ तक बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि खुद मुझसे बात करें। उन्होंने बैठक में संदेश दिया कि आपसी मनमुटाव को दूर करेंगे तभी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम दे सकेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।